नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम डेली प्रीलिम डोज की डेली करंट अफेयर सीरीज आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की जितने भी परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा वनडे लेवल की या एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया या और भी जो भी यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम हो गया, इनमें जो समसामयिकी के प्रश्न बनते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कराते हैं, ताकि आप लोगों की समसामयिकी के प्रश्न अच्छे हो सके, जिससे आप परीक्षा में आसानी से हल कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम डोज। तो देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से न्यूज है। क्या है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे ने क्या कर दिया है, यहाँ पे मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। अब एक्वेरियम के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इससे क्या होगा, सौंदर्यता को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से होंगी और रेलवे स्टेशन पे मतलब सौंदर्यीकरण बढ़ेगा और पर्यटक या जो यात्री होंगे उनको क्या होगा, एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, सीधी सी बात है। और ये क्या मूवेबल है, सबसे खास बात क्या है कि ये फ्रेश वाटर टनल है, एक तरह से टनल है। और इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या खास बातें हैं। ये जो है अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है और एक तरह से क्या है, एक जलीय पार्क है। अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है और एक जलीय पार्क है। और ये 12 फीट लंबा जलीय साम्राज्य, ठीक है, 12 फीट लंबा है। और इसमें स्थलीय और जलीय दोनों तत्व शामिल है, इसमें स्थलीय और जलीय दोनों तत्व शामिल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। और जो खास बात है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन को जो है 2-3 नामों से जाना जाता है। पहला, इसको क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि यार डायरेक्ट ऐसे नाम दिया सकता है कि क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। उसका दूसरा नाम क्या है, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन या बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ पे भी की गई है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे की गई है। और ये जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया इस तरह से कि जिसपे मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है। ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छा खूबसूरत है, आप जाके नेट के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से कितना खूबसूरत बनाया गया है, जिससे क्या होगा, मूवेबल चलता रहेगा, एक्वेरियम की तरह काम करेगा बिल्कुल। और इसको बनाने में जो है भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड और HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से क्या किया गया है, इसको बनाया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। वृत्ति साक्षरता पाठ्यक्रम, वृत्ति साक्षरता पाठ्यक्रम क्या है, इसको जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे, CBSE के बारे में भी आप लोग परिचित होंगे, के सहयोग से है जो वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। शुरुआत की जाएगी किस क्लास के बच्चों के लिए, 6 क्लास के बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम। जैसा कि नाम से पता चला कि वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंस के बारे में बच्चों को, 6वीं क्लास के बच्चों को क्या किया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, यानी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। उस पाठ्यक्रम में कैसे, आप लोगों को पता है कि आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें होने लगी हैं, ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, ऑनलाइन मार्केटिंग होने लगी है और ऑनलाइन गतिविधियाँ, डिजिटल ऑनलाइन गतिविधियाँ बहुत सारी होने लगी हैं। और यहाँ तक कि आप घर बैठे ही डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं, सारी चीज़ें, और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को पता चल सकेगा इस पाठ्यक्रम में कि मुद्रा क्या है, बैंकिंग क्या है, ATM के बारे में जानकारी होना जरूरी है, QR कोड क्या है, MOPS POS मशीन क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार जो है एक मशीन लिए रहते हैं और आप कार्ड स्वैप करेंगे, आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, आसानी से हो जाता है, आपको नए पैसे ट्रांसफ़र करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको कैश देने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को, IMPS के बारे में भी आप लोग सुनेंगे, बहुत सारी ऑनलाइन टर्म्स बढ़े हैं, UPI के बारे में भी आप लोग सुनते हैं। ये सारी चीज़ें इस पाठ्यक्रम में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जैसे मुद्रा, बैंकिंग, बचत, निवेश की अवधारणाएं। और इसके अलावा IMPS, UPI, USD, NACH, POS, POS, MPOS, QR कोड और ATM के बारे में इस पाठ्यक्रम में बताया जाएगा। किस क्लास के बच्चों को, 6 क्लास के बच्चों को, यानी इसमें कौन कौन से लोग हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। ये क्या एक तरह से पेमेंट गेटवे है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, UPSC भी पूछ चुका है, यानी संघ लोक सेवा प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवेंपु पुरस्कार 2020 की घोषणा की जा चुकी है, जो
घोषणा की गई है, यानी उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है, जिसको दिसंबर 2021 में इस पुरस्कार को दिया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो कुवेंपु पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है? उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपये का नगद दिया जाता है, रजत पदक दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है बच्चों। ठीक है। अब कुवेंपु कौन है? एक दिवंगत कन्नड़ कवि हैं कुवेंपु जी, और इन्हीं की स्मृति में यह क्या किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। कुवेंपु जो है, कुवेंपु जो कर्नाटक के रहने वाले थे, उन्हीं की स्मृति में जो है ये राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो एक नज़र डालते हैं कुवेंपु के बारे में। कुवेंपु जो कर्नाटक के रहने वाले हैं और इन्हें श्री रामायण दर्शनम इनकी जो लेखनी दर्शनम के लिए इनको ज्ञानपीठ भी पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है एक तरह से। तो इनकी स्मृति में ही कुवेंपु पुरस्कार की घोषणा की गई है। कुवेंपु पुरस्कार 2020 किसको चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। शॉप्सी ऐप फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्लिपकार्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। फ्लिपकार्ट क्या है? भारत की एक कंपनी है जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, यानी होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन व्यापार करती है। आसानी से लोग अपने घर से बुकिंग कर सकते हैं और आसानी से अपने घर पे सामान को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपको पता होगा सौंदर्य के प्रोडक्ट हो गए, या मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हो गए, और क्या नाम है आपके फैशन के प्रोडक्ट हो गए। ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा इसको शॉप्सी ऐप को किसने लॉन्च किया? फ्लिपकार्ट। क्यों लॉन्च किया गया? क्या इसका टारगेट है? बिना किसी निवेश के ऑनलाइन कारोबार को शुरू करने में क्या करेगा? ये मदद करेगा। और फ्लिपकार्ट का टारगेट है कि 2023 तक 25 मिलियन से अधिक उद्यमी को क्या किया जाए? डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से जोड़ा जाए, जिससे व्यापार करने में क्या हो? ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिले और आसानी से व्यापार को किया जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि न्यूज़पेपर्स और गवर्नमेंट साइट जैसे आपका PIB हो गया और भी जो ऑनलाइन साइटें हैं जिसपे उसकी मदद के थ्रू ये करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों की तैयार किया जाता है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और परीक्षा हाल में आसानी से करंट अफेयर के प्रश्नों को किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़, और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि कौन सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या पता परीक्षा में क्यों आ जाए। क्योंकि एक दिन में लगभग 10 से 20 न्यूज़ आ जाती है, आपको पता ही है अनलिमिटेड है, लेकिन हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। उसी को ध्यान में रखते करंट अफेयर हम कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को रखने की कोशिश करते हैं। अगली न्यूज़ है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है? ये जो है पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा क्या है? पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद है। पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा क्या है? गुंबद है। जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि ये ड्रोन है और ये क्या है? प्रतिरक्षा गुंबद है, यानी रक्षा करेगा, गुंबद की भांति है। और ये क्या करेगा? रक्षा करेगा किससे? हवाई खतरों से रक्षा करेगा। हवाई खतरों से ये रक्षा करेगा, जितने भी ड्रोन के माध्यम से रक्षा करेगा। और ये जो है पूरी तरीके से क्या है? स्वदेशी है। इसमें जो है 1000 से लेके 2000 वर्ग किलोमीटर तक इसमें हवाई खतरों को पूरी तरीके से रक्षा किया जाएगा। और इसमें जो है क्या नाम है? युद्धक हथियारों को गिराए जाने में या मानव रहित हवाई वाहनों को ये क्या करेगा? पूरी तरीके से आकलन करेगा और उन्हें रोकने का काम करेगा और जानकारी देगा एक तरह से, और उन्हें खतरों से निपटने में सक्षम होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है एक बार इसको जान लेते हैं। हैदराबाद की एक कंपनी है, क्या नाम उसका? हैदराबाद की कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। क्या नाम उसका? ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डिजाइन और विकसित किसके द्वारा किया गया है? हैदराबाद की कंपनी जो है ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया, यानी विकसित किया गया है। ठीक है,
क्या है ये, इसके पूछा जा सकता है। पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद है जो हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर कृषि ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, किसानों को यानी खेती संबंधी पूरी जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी, खेती के संबंधी पूरी जानकारी मिलेगी और मौसम पूर्वानुमान की भी क्या होगी, पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी, जो किसानों को बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और भी बहुत सारे ऐप हैं जो किसानों की सहायता करते हैं, यानी किसान खेती से संबंधी पूरी जानकारी लेते हैं। उन सारे ऐपों को आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। पूरी केंद्र सरकार के एक ही प्लेटफार्म पे किसानों को सारी चीज़ें की जानकारी कृषि से रिलेटेड मिल जाए, जिससे उनका कृषि की जो प्रक्रिया हो आसानी से हो सके और खतरों से निपटने में भी आसानी हो और मौसम को पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की रक्षा कर सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जा। ILO से एक न्यूज आई है। ILO को आप लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या न्यूज है, एक नज़र डालते हैं। इसने खासकर जो है प्रवासी मजदूरों के बारे में ILO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट जो है प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। और ये जो रिपोर्ट है प्रवासी श्रमिकों के बारे में खासकर है। किसके बारे में है, खासकर प्रवासी श्रमिकों के बारे में रिपोर्ट है। ठीक, इसमें बताया गया है कि प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी बढ़ गई है, 169 मिलियन बढ़कर हो गई है। यानी प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है, 169 मिलियन हो गई। कितनी हो गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है, 169 मिलियन हो गई है। यानी इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2017 से लेकर अब तक 3% प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 3% श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई है। दूसरी इसमें कहा गया है कि युवा कामगारों, युवा वर्ग है, युवा काम करने वाले वर्ग श्रमिक हैं, 15 से लेकर किसको माना जाता है, खासकर 15 से लेकर इसमें 24 वर्ष की आयु तक को माना जाता है। इनमें लगभग 2% 2017 के बाद से लगभग 2% की वृद्धि हुई है। 2% की युवा कामगारों में भी वृद्धि देखने को मिली है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये मेंस में आप अगर डाटा को डालते हैं तो आपका आंसर जो है रिटन वर्क यानी UPPCS का हो गया, या और अन्य राज्यों को जो रिटन परीक्षाएं होती हैं, लिखित परीक्षाएं होती हैं मेंस में, उसमें फ़ायदा मिल सकता है। यानी संघ लोक सेवा आयोगों में भी आप डाटा डालते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें बताया गया है कि युवा कामगारों में 15 से 24 वर्ष की आयु तक 2017 के बाद से 2% की वृद्धि हुई है। यानी 3.2 मिलियन प्रवासी श्रमिकों में वृद्धि देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में, ILO की रिपोर्ट में बताया गया है। और ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में भी बताया गया है यूरोप हुआ, मध्य एशिया का जो मध्य भाग है, मध्य एशिया और अमेरिका में केवल जो है 3% श्रमिक ही, टोटल श्रमिक यानी 169 मिलियन का टोटल 3% ही प्रवासी श्रमिक रहते हैं। केवल 3% ही प्रवासी श्रमिक इसमें किसमें रहते हैं, यूरोप, मध्य एशिया, मध्य एशिया और अमेरिका में। ठीक है, और महिलाओं को माना गया कि एक कम वेतन पे काम कर लेती है आसानी से, और अकुशल नौकरियों में अधिक इनका प्रतिनिधित्व है। जितने अकुशल श्रेणी के रोजगार होते हैं उनमें इनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है, और एक कम वेतन में महिलाएं काम कर लेती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ डेली प्रीलिम रोज के करंट अफेयर में, और हमारी टीम जो है, दूसरी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करंट हमारी दूसरी सीरीज आप लोगों के सामने रखी जाती है, जिससे आपकी मेंस की भी तैयारी करंट अफेयर में हो सके, बेहतर हो सके। तो आप लोगों से निवेदन कि वीडियो को पूरा देखा करिए, दोनों वीडियो देखा करिए डेली सीरीज की, और आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।